तो क्या हाल बा बउआ, हम लोग जा रहे हैं भाई 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जियोग्राफी का स्टार्ट करने। नहीं, हमारे चैप्टर का नाम क्या है भाई? रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। क्या? रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेस होता क्या है? जो भी कोई ऐसी चीज जो ह्यूमन नीड्स को क्या करे? सेटिस्फाई करे। क्या करे? ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। और डेवलपमेंट क्या होता है? उस रिसोर्सेस को इस तरह से यूटिलाइज करना, यूज करना जो आने वाले जनरेशन के लिए भी बचा रहे। नहीं, और ऊपर से क्या हो, अभी के इन्वायरमेंट को हार्म भी ना पहुंचे, उसे हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ? तो चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलो चैप्टर क्या है भाई? देखो रिसोर्सेस क्या है। नहीं, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड द रिसोर्सेस। भाई जो भी चीज नहीं कहाँ है भाई? हमारे एनवायरमेंट में। नहीं, जो क्या कर सकता है? इस्तेमाल हो किसके लिए भाई? हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस बोलते हैं। नहीं, अब क्या कह रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मींस क्या? उसकी शुरुआती। नहीं, वो शुरुआत कहां से हो रहा है, कहां से आया है, उसके बेसिस पे हमने रिसोर्सेस को दो हिस्सों में बांट रखा। एक होता है बायोटिक और दूसरा क्या होता है? अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेस क्या होता है? बायोटिक रिसोर्सेस आर द ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? अपनी पृथ्वी के आसपास जितने पेड़ पौधे जो भी पृथ्वी पे, उनसे। नहीं, तो दे हैव लाइफ और लिविंग रिसोर्सेस। नहीं, जिनके पास क्या हो? जीवन हो, और वो भी क्या हो? लिविंग रिसोर्सेस, सांस ले सके, ये सारी चीजें वो हमारे किस में आता है? बायोटिक में आता है। जैसे ह्यूमन, फॉरेस्ट, ये सब हमारे क्या है? बायोटिक रिसोर्सेस है। उसके बाद क्या आता है? अबायोटिक। नहीं, अबायोटिक रिसोर्सेस इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जो भाई जिंदा नहीं है, जिसके पास फीलिंग नहीं है, जैसे रॉक्स, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का दिल, ये सब क्या है? पत्थर है भाई, पत्थर। उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, ये सारे कौन से हैं भाई? अबायोटिक रिसोर्सेस है। अब इसमें से आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, मतलब वो कितने लेवल तक, कितने टाइम तक हम उसका यूज कर पाएंगे। नहीं, तो इसमें पहला क्या आता है? रिन्यूएबल आता है। दूसरा क्या आता है? नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है? वो सारे रिसोर्सेस जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं फिजिकली, केमिकली, किसी भी मेथड के द्वारा। जैसे क्या है? वाटर है, वाइल्ड लाइफ है, इनको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं? रीजनरेट कर सकते हैं। पर नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जैसे मिनरल्स, ये सारे वो रिसोर्सेस है जो एक टाइम पे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद से इसको बनाने के लिए बहुत ही लंबा समय चाहिए होता है। ठीक है, आ रहा है समझ? देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। नहीं, हमने ये तो देख लिया कि रिसोर्सेस कहां से मिल रहा है, रिसोर्सेस किस तरह के होते हैं। तो हम ये देखेंगे रिसोर्सेस है किसका। नहीं, तो रिसोर्सेस ऑन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब उसका मालिक कौन है। तो इसके हिसाब से क्या है? इंडिविजुअल है पहला, दूसरा क्या है? कम्युनिटी, तीसरा क्या है? नेशनल, चौथा क्या है? इंटरनेशनल। इंडिविजुअल रिसोर्सेस कौन सा होता है? जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है। जैसे तुम्हारा घर है, जमीन है। नहीं, ये सब क्या होता है? इंडिविजुअल रिसोर्सेस होता है, उस पर दूसरा कोई हक नहीं जता सकता। उसके बाद कम्युनिटी कौन सा होता है? रिसोर्सेस विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स। नहीं, कम्युनिटी वाले जैसे पार्क है, प्ले ग्राउंड है, ये सब क्या है? पूरे समाज के लोग यूज कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। ठीक है, तीसरा वाला क्या है? नेशनल। रिसोर्सेस विच बिलोंग टू द नेशन, जो देश से रिलेटेड हो। जैसे हमारा रोड है, रेलवे है, नहीं, इसको पूरे देश की जनता क्या कर सकती है? यूज कर सकती है, या सरकार यूज कर सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल। ठीक है, अब क्या आता है? इंटरनेशनल। वो सारे रिसोर्सेस जो सिर्फ एक देश यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसके लिए सारे देश मिलकर ही करेंगे, कोई एक अकेला देश उस पर हक नहीं जता सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल। जैसे क्या? ओशनिक वाटर्स। ठीक है, अब क्या करें? द बेसिक ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। देखो स्टेटस पे क्या है? पहला क्या है? स्टॉक। पहला क्या है? स्टॉक। उसके बाद क्या है? रिजर्व। स्टॉक क्या होता है? देखो हमारे पास अभी भी पृथ्वी के अंदर ऐसी बहुत सारी रिसोर्सेस है, नहीं, जो हमारे काम के हैं, बट हमारे पास क्या है? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका यूज करके हम उस रिसोर्सेस का क्या कर सके? यूटिलाइज कर सके। नहीं, तो वो सारे रिसोर्सेस हमारे किस में आते हैं? स्टॉक में। जैसे हमने सोलर एनर्जी, हमने क्या करा? सनलाइट का यूज करके हमने सोलर एनर्जी जनरेट कर लिया, पर क्या हम फिर ऑक्सीजन का भी यूज करके तो कोई एनर्जी बना सकते हैं ना? बना सकते हैं, बट हमारे पास क्या है? कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है,
उसके बाद रिजर्व, रिजर्व में क्या है कि बहुत सारे हमने रिसोर्सेज बचा के रखा है इन केस में जब हमें दिक्कत आए तो उस चीज का यूज कर सके। जैसे वाटर इन डैम्स हमने बचा रखा है ना, पानी को जब नदियां सूख जाएंगी तो वहां से हम पानी छोड़ देते हैं ताकि वहां पे पानी आ जाए, ठीक है। अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस दैट द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ फ्यूचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इस तरह से डेवलपमेंट करना कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या करे, हार्म ना पहुंचे और आने वाले जनरेशन के लिए भी क्या हो, वो सारी रिसोर्सेस उपलब्ध रहे, ठीक है। अब देखो हमारा एक और टॉपिक आ रहा है, क्या आ रहा है, लैंड डिग्रेडेशन एंड सोइल इरोजन। नहीं, ठीक, ये दोनों टॉपिक को समझने का एक ही तरीका है। जैसे कि ये क्या है अपना, ठीक है, ये सोइल है, ठीक है, ये मिट्टी का परत है, ठीक है। इसमें लैंड डिग्रेडेशन में क्या होता है, ये मिट्टी ना खराब हो जाती है, उपजाऊ नहीं बचती, ठीक है। और सोइल इरोजन में क्या होता है, जो ऊपर वाली परत होती है ना, जो उपजाऊ होती है, वो यहाँ से उठ के दूसरे जगह चला जाता है, वो क्या होता है, सोइल इरोजन होता है। ये क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। नहीं, अब क्या कह रहा है, कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर कंजर्व मैनेज इट। नहीं, क्या करना, लैंड का एकदम अच्छे से, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूज करना, बिना उसका ध्यान में ओवर यूज करना, नहीं तो वो क्या हो जाता है, लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। नहीं, अब इसको बचाने का तरीका क्या है, नहीं, पहला क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, नहीं, एफोरेस्टेशन, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर और अवॉइड ओवर इरिगेशन। हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ग्रेजिंग मतलब घास वस चराना, उसको घास काटना, नहीं तो उसका मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। एफोरेस्टेशन, ज्यादा क्या करना, पेड़ लगाना। नहीं, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, नहीं, फर्टिलाइजर यूज करते उससे भी क्या होता है, मिट्टी खराब होती है, तो हमें उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ओवर यूज ऑफ क्या, इरिगेशन, इरिगेशन को भी हमें कम, मतलब कम मात्रा में पानी देना पड़ेगा, ठीक। अब आता है सोइल इरोजन, द डिनुरेशन ऑफ द सोइल कवर एंड द सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज द सोइल इरोजन। जो ऊपर का क्या हो, जो मिनरल्स वाले वो है मिट्टी, वो क्या हो जाए, बह जाए, वहां से हट जाए। नहीं, तो इससे होता कैसे है, पहला क्या होता है, डिफोरेस्टेशन की वजह से, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन की वजह से। नेचुरल फोर्सेस में क्या होता है, विंड, ग्लेशियर एंड द वाटर फ्लो। डिफोरेस्टेशन कैसे सॉइल इरोजन को इफेक्ट कर रहा है भाई, डिफोरेस्टेशन जब हो जाता है मतलब पेड़ काट देते हैं। पेड़ करता क्या है, बेसिकली वो उसके जड़ के वजह से पूरे जमीन को, मिट्टी को पकड़ के रखता है, तो मिट्टी इधर उधर नहीं जाती। तो डिफोरेस्टेशन, वहां पर पेड़ नहीं होगा तो क्या होगा, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, ठीक। ऊपर से हवा आती है तो हवा बहा के लेके चली जाती है मिट्टी को, बारिश आता है, पानी आता है तो भी बहा के लेके चला जाता है। आप इसका प्रिवेंट, बचाने का तरीका क्या है, पहला क्या है, टेरेस कल्टीवेशन, दूसरा क्या है, स्टेप फार्मिंग, तीसरा क्या है, शेल्टर बेल्ट। नहीं, तीसरा टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है, जो सीढ़ीदार ऐसे खेती होती है वो करेंगे तो हम किससे बच सकते हैं, सॉइल इरोजन से। स्ट्रिप फार्मिंग ऐसे लंबे लंबे खेती करना, ऐसे लंबा खेती करना, थोड़ा जगह छोड़ के फिर ऐसे करके, ठीक है। थर्ड क्या है, शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट जो यूपी बिहार वाले होंगे उनको पता होगा, खेतों के साइड साइड में क्या लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं। जैसे खेत है तो हवा ऐसे ऐसे चल रही है, नहीं तो ये क्या कहते हैं, सोइल इरोजन कर देगा। बट यहाँ पे अगर एक पेड़ लगा देता, जब हवा आएगा अगली बार तो ऐसे उड़ के चल जाएगा, तो सोइल इरोजन से बच सकते हैं। नहीं, आगे देखते हैं टॉपिक क्या है, आ रहा है ना समझ। अब देखते हैं मिट्टी के टाइप से। पहला हमारा क्या है, एलुवियल सॉइल। ये कहाँ पे मिलता है हमें, जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर है ना, यहाँ पे हमें कौन सा सॉइल देखने को मिलेगा, एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। नहीं, और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है भाई, पोटास की, फॉस्फोरिक की और लाइम वगैरह की। नहीं, और ये सबसे ज्यादा किसके लिए, कौन सा फसल के लिए बढ़िया होता है, शुगर कैन, गन्ने और पैडी वगैरह के लिए। नहीं, उसके बाद क्या आता है अपना ब्लैक सॉइल। नहीं, ब्लैक सॉइल को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा किसके लिए यूज होता है, कॉटन, कॉटन की खेती के लिए, इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलता है भाई, महाराष्ट्र में। नहीं, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो मॉइस्चर इसमें ज्यादा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, ये सब मात्रा ज्यादा अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, रेड एंड येलो सॉइल। ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा भाई, उड़ीसा वगैरह में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और उसके बाद क्या है, लेटराइट सॉइल्स। ये कहाँ पे होता है भाई, ये डेवलप कहाँ पे होता है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो और ज्यादा रेनफॉल हो, यहाँ पे जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब में, ठीक है। ये ठीक है,
क्या? अरे यार पोटास वो है, उसमें बताने वाली क्या बात है। अब क्या आता है एराइड सोइल, नहीं ये कहाँ पे मिलता है? राजस्थान में मिलता है। नहीं इसको अगर इरिगेशन करना हो तो क्या करना? प्रॉपर इरिगेशन, नहीं हमें कल्टीवेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? कल्टीवेबल नहीं कल्टीएबल मतलब नहीं यार, एराइड सोइल्स क्या होते हैं? ये मिलते हैं हमें कहाँ है? राजस्थान में। अगर इसको हमें कल्टीवेशन के लिए इस मिट्टी को रेडी करना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर उसका इरिगेशन करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, इसका हाई टेम्परेचर, इवोपरेशन, ठीक है, ये सारी चीज है। उसके बाद आता है क्या? फॉरेस्ट सॉइल। नहीं फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे? माउंटेन वाले एरिया में मिलता है, जहाँ पे फॉरेस्ट के लिए बहुत अच्छा ही माना जाता है। नहीं ठीक है, यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है।